हेलो फ्रेंड्स, सीटस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका टाइटल है हाउ टू लर्न ऑटोकैड बेसिक्स 2D। इस सीरीज़ में मैं ऑटोकैड की आपको पूरी बेसिक्स की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप ऑटोकैड बेहद आसानी से चलाना सीख सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं 2D के बिल्कुल बेसिक्स स्टेप्स आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के इंटीरियर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका प्रोफेशनल भी इस्तेमाल बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इसके इंटरफेस से रिलेटेड क्या सेटिंग होनी चाहिए, या जब भी कोई आप अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आप फाइल तैयार करते हैं उस फाइल की क्या जरूरी सेटिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई आर्किटेक्चरल प्लान बनाना चाहते हैं तो उस आर्किटेक्चरल प्लान को आप फीट इंचेस में बनाना चाहते हैं या मीटर सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, आपको एक नई फाइल ओपन करनी होती है। अगर आपके पास ऑटोकैड 2018 है तो ये फाइल आप इंटरफेस पे भी एक ऑप्शन आता है जिससे आप यहाँ से इसको क्लिक करके नई फाइल ओपन कर सकते हैं, या आप ऑटोकैड के लोगो में जाके आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसा कि जनरली सभी सॉफ्टवेयर में होता है। नई फाइल ओपन करते ही आपके पास देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुला है, जिसके अंदर पहले से ही प्री लोडेड सेटिंग के साथ में ऑटोकैड फाइल्स बनी हुई हैं। ये जिन सेटिंग्स की बात मैं पहले कर रहा था, ये वही फाइलें हैं जो पहले से ही प्री सेटिंग्स के साथ लोड की हुई हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड के अंदर आती हैं। जैसे कि आप शीट सेट में जाएंगे तो इसमें मैं आपको इंपीरियल और मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था। अगर आपको इंपीरियल में काम करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से ये फाइल ओपन कर सकते हैं, मैट्रिक्स में काम करना है तो डायरेक्ट ये फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यह सिविल इंपीरियल, सिविल मैट्रिक्स, इस तरह के डिफरेंट फॉर्मेट है जो आप जब इनके ऑटोकैड आप चलाएंगे तो इनके ऊपर इनको आप खोल के इनकी स्टडी कर सकते हैं डिटेल वाइज। बाय डिफ़ॉल्ट आप बाहर देखेंगे कि बाहर एक बेसिक्स जो सबसे फाइल होती है वो ACAD के नाम से एक सबसे बेसिक्स फाइल होती है। इसकी इनिशियली सेटिंग, आप इन सब फाइलों की इनिशियल सेटिंग बाद में भी चेंज कर सकते हैं ओपन करने के बाद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक्स फाइल ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि ये इसका इंटरफेस है। बेसिकली ये एक इसका ग्राउंड है जो कि आपको एक टॉप व्यू दिखाता है, जिस पे आप एक मैप बनाते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि टॉप व्यू 2D वायर फ्रेम। आप जब भी काम करते हैं तो वायर फ्रेम में इसमें 2D में जो भी ड्राइंग बनेगी वो इसमें बनती है। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर इसके जितने भी टूल्स हैं जो किसी भी ड्राइंग्स को बनाने के लिए रिलेटेड टूल्स होते हैं वो सामने फ्रंट में ही ओपन होते हैं। ये बेसिकली ऑटोकैड का एक न्यू इंटरफेस है। जो पहले के यूज़र है, या आपने कभी पहले ऑटोकैड देखा होगा 2000 आई थिंक 12-13 से पहले का जो ऑटोकैड है, उसके अंदर जो इंटरफेस उसका होता था वो अलग तरह से होता था। उसको ऑटोकैड क्लासिक इंटरफेस के नाम से जानते थे। जो आप यहाँ पे आप राइट साइड में बॉटम पे देखेंगे तो आपका वर्क स्पेस है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपके पास इंटरफेस बदलने के ऑप्शंस हैं। ड्राफ्टिंग, एनिमेशन जो फ़िलहाल सिलेक्टेड है। 3D बेसिक्स अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर के टूल्स हैं ये बदल गए हैं। ये बेसिकली जो 3D में काम करते हैं उनके हिसाब से जो जरूरी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उनका सब टूल्स बॉक्स बने आ गए हैं। इसके अलावा इसमें 3D मॉडलिंग, जो एडवांस 3D करते हैं उसकी सेटिंग्स आ गई हैं। सेटिंग्स का बॉक्स खुल गया। इसके अलावा जो 2012 या 13 से पहले जो भी अगर आप ऑटोकैड देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती थी, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस होता था वो क्लासिक का होता था। ज़्यादातर आप जितने भी ऑटोकैड यूज़र्स हैं, आप अभी उस वर्जन में इसी फॉर्मेट में काम करते हैं, इसी तरह के इंटरफेस पे काम करते हैं जो पुराने यूज़र्स हैं। नए यूज़र्स आप होने के नाते आप चाहे तो क्लासिक मोड पे भी काम करते हैं, बेसिकली इसको क्लासिक मोड कहते हैं, या आप नए इंटरफेस के साथ ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन सिलेक्ट करके आप इस पे काम कर सकते हैं। किसी भी इंटरफेस पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप क्लासिक मोड पे काम कर रहे हो, चाहे आप नए जो इंटरफेस है ड्राफ्टिंग एनिमेशन का जो इंटरफेस है आप इस पे काम कर रहे हो, 3D बेसिक पे या मॉडलिंग पे किसी पे भी काम कर रहे हो, आपकी कमांड सेम होती है। आप ऑटोकैड
2018 में काम कर रहे हो या 2010 में काम कर रहे हो या 2009 में काम कर रहे हो, जो बेसिक कमांड है वो सब में सेम है। नए जैसे जितने भी ऑटोकैड आते हैं उनमें कुछ नई कमांड ऐड ऑन होती चली जाती है, लेकिन ऑटोकैड सीखने के लिए मैं आपको जो भी बेसिक्स कमांड बताऊंगा वो इनिशियली लगभग हर एक ऑटोकैड में ही मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास 2018 हो या 14 हो या 10 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको जो बेसिक्स जानकारी दूंगा उससे आप किसी भी ऑटोकैड के वर्जन से आप आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, न्यू। नई फाइल ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि पहले से ही प्री लोडेड सेटिंग के साथ कुछ फाइल फॉर्मेट्स बने हुए हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑटोकैड सीख रहे होंगे कंप्यूटर पे बैठ के, तो आप इसको अपने हिसाब से इसको ओपन करके इनकी सेटिंग्स डिफरेंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपकी लर्निंग का स्टेप्स है, आप अपने लर्निंग आप कितना डीप जाना चाहते हैं उसके ऊपर है कि आप इनको देख सकते हैं ओपन कर करके। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि मान के चलिए सीट सेट में गया, इसमें ये आर्किटेक्चरल इंपीरियल, आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स, ये फॉर्मेट बने हुए हैं। तो जैसे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो बनती हैं वो ज़्यादातर मैट्रिक्स में बनती हैं, तो मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट पे ही एक कुछ बेसिक्स चीज़ें बना के दिखाऊंगा, कुछ से बेसिक्स बताऊंगा आपको। ये बेसिक्स जो हैं वो हर एक फॉर्मेट पे अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं या एमपीरियल पे काम कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट्स सेम होंगे, अलग अलग होंगे, ये सेम ही होंगे। तो इस में बात में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या होगा या इसमें क्या होगा। जो भी मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा वो हर जगह अप्लाई होंगे, किसी भी फॉर्मेट्स में अप्लाई होंगे। बाद में आप चाहे तो इन फॉर्मेट्स की अपनी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इंपीरियल को मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स को इंपीरियल बना सकते हैं। वो मैं आपको बाद में सब जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आपको सबसे पहले आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स फाइल ओपन करता हूँ। आप देखेंगे कि सबसे पहले एक ये जो आपके सामने स्क्रीन आई है, इसमें ये बेसिकली फॉर्मेट की स्क्रीन है। इससे अभी आपका कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी बाद में दे दूंगा। ये बेसिकली मैं आपको एक रफ बता दूं कि कोई भी फॉर्मेट में आप अपनी कोई भी ड्राइंग्स को कोई फॉर्मेट में प्रिंट देना चाहते हैं, जैसे आपने अपना नाम डिटेल या अपनी कंपनी का नाम डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं और दे के प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको बाद में बता दूंगा। आप जितना भी काम करते हैं आप लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे मॉडल टैब का एक मॉडल है, आप मॉडल पे क्लिक कीजिए। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड जब ओपन होता है तो मॉडल पे ही ओपन होता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो एजुकेशनल वर्जन ऑटोकैड का है इसमें कुछ शायद फॉल्ट है, इसी वजह से ये आईएसओ में स्टार्ट होगा, या हो सकता है फॉर्मेट की सेटिंग ऐसी हो जो ये आईएसओ फॉर्मेट में स्टार्ट होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ऑटोकैड ओपन होगा तो ये मॉडल टैब पे ही ओपन होगा। अगर नहीं भी होता है तो आपको मॉडल पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिक वर्जन खुला हुआ है, लेकिन आप नए स्टूडेंट्स हैं ये लोग, तो आपको मैं नए फॉर्मेट्स पे ही काम करना सिखाऊंगा। ये बेसिकली ऑटोकैड का क्लासिक फॉर्मेट है, क्लासिक इंटरफेस है। तो इस पे आप चाहे तो बाद में आप कमांड सबकी सेम है, चाहे क्लासिक की हो चाहे न्यू उसकी हो, न्यू इंटरफेस की कमांड हो चाहे क्लासिक इंटरफेस की कमांड हो, सबकी कमांड सेम है। तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी मैं आपको कमांड बनाऊंगा हर एक इंटरफेस पे के साथ काम करेगी। फ़िलहाल मैं आपको एक जो नया वाला इंटरफेस है उसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको नए स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस को समझाऊंगा कि बेसिकली इंटरफेस क्या है, बेसिकली वर्क स्पेस क्या है, ये सब चीज़ें बताऊंगा बेसिक। जैसा कि हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, आपके फर्स्ट आपके न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में आपको ये बेसिक चीज़ें मिलेंगी। इनके बारे में मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। न्यू क्या होगा, ओपन क्या होगा, सेव क्या होगा। सेकेंड, ये कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ओपन, सेव एज के ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंडू के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनको आपको पहले से ही पता होगा इनके बारे में। ड्राफ्ट एनोटेशन, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे क्लासिक और बेसिकली जो वर्क स्पेस है उसकी जो इंटरफेस है उसको चेंज करने के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका एक शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नीचे सारी आपके कमांड्स हैं, कमांड के बॉक्स हैं, जो जितने भी टूल्स
हैं, आपको यहाँ पे टूल्स का पूरा बॉक्स मिल दिया हुआ है। आपके बेसिक्स टूल्स जो हैं, जो इनिशियल बिल्कुल काम आते हैं, जो रेगुलर काम आते हैं, वो ये होम है, होम टैब है। होम टैब पे ये सारे बेसिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामीटर्स, व्यू, मैनेज, अलग अलग आपके बार्स दिए हुए हैं, टैब्स दिए हुए हैं, जिनमें आपकी अलग अलग कमांड है। इनमें आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी टैब में कौन सी कमांड, क्या क्या कमांड्स होती हैं या इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि ये पूरा वर्क स्पेस है। जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं वो इसी वर्क स्पेस में बनाते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टॉप व्यू होता है। जब भी आप 2D ड्राइंग बनाते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप व्यू और 2D वायर फ्रेम। आप कोई भी काम करते हैं तो वायर फ्रेम में काम करते हैं, जो 2D ड्राइंग्स बनाते हैं। यहाँ पे एक व्हील भी दिया हुआ है कि आप अपना जो व्यू है उसको, व्हील को, व्यू स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, टॉप व्यू से देखना चाहें या साइड व्यू से। लेकिन क्योंकि आप 2D में काम करते हैं तो उसमें आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस व्यू से काम करते हैं। आप इतना समझिए कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो वो सिर्फ टॉप व्यू से ही, आप मतलब टॉप व्यू में ही बनाते हैं। आपको बाकी व्यू भी मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये लेफ़्ट व्यू, ये बैक व्यू। आप देखेंगे कि साथ में ये एक्सिस भी चेंज हो रहा है, जो कि व्यूज़ का क्या एक्सिस है इस वक्त वो दिखा रहा है। राइट व्यू, बॉटम व्यू, इसके साथ भी ये एक्सिस का सिंबल है, ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन आप जो भी काम करते हैं वो टॉप व्यू में काम करते हैं, जितना भी 2D काम करते हैं। आप चाहे तो 2D को किसी और व्यू में भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस स्टेज होती है, उसकी कभी आपको शायद ना के बराबर ज़रूरत पड़े। जो 3D वगैरह में काम करते हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है, होगी इस बारे में। लेकिन 2D वालों के लिए फ़िलहाल जो बेसिक आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। फ़िलहाल आपको मैं बस ये बेसिक्स कुछ बता रहा हूँ कि ये बेसिकली है क्या, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि आपको कोई भी जो 2D काम करना है वो टॉप व्यू में काम करना है। मैं यहाँ से टॉप व्यू कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक्सिस कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स। जो कुछ बेसिकली ड्राइंग्स के बारे में कुछ बेसिक्स पहले से जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है। जो नए हैं स्टूडेंट, उसको मैं बता दूं कि कोई भी 2D ड्राइंग्स बनती है वो 2 कोऑर्डिनेट्स में, 2 आयाम में बनती है, 2 डायमेंशंस में बनती है, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशंस। आप जैसे कि और इसके अलावा जब भी 3D में काम करते हैं तो इसकी 3rd डायमेंशन जो होती है वो होती है जेड डायमेंशन। जैसा कि आप मूवी वगैरह या कोई और चीज़ों में भी देखते हैं, तो जो डेप्थ होती है, बेसिकली प्लेन व्यू जो होता है वो एक्स और वाई होता है, और जो डेप्थ होती है वो जेड कोऑर्डिनेट्स के थ्रू होती है। लेकिन 2D वालों के लिए जेड से कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल वो एक्स और वाई को ही अपना बेस समझेंगे। नीचे आप देखेंगे कि एक कमांड पैनल है। जो भी आप कमांड देते हैं, जो भी कोई टूल्स सेलेक्ट करते हैं या जो भी कोई किसी भी तरह की चीज़, कोई एक्टिविटी करते हैं, वो आपके कमांड पैनल पे डिस्प्ले होगी। आपको कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। आप किस स्टेज पे काम कर रहे हैं, क्या आपको नेक्स्ट कमांड देनी है, क्या कोई भी कमांड लेते हैं तो कमांड के आगे स्टेप्स होते हैं, तो क्या स्टेप्स लेने हैं वो सारा इस कमांड्स पे आपको दिखाई दे जाएगा, इस कमांड बॉक्स पे दिखाई दे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लाइन कमांड ली, लाइन कमांड में आप देखेंगे जैसे ही मैंने लाइन कमांड ली तो इसने लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसने आपको बता दिया कि आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। आपको पहले से ही बता दिया, मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया क्लिक करके। आप देखिए इसने तुरंत पूछ लिया कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है मेरे कि आप कोई भी टूल्स लेते हैं, किसी भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको जो उसकी डिटेल्स है, जनरल डिटेल्स क्या करना है आपको, वो इस कमांड बॉक्स में आपको विजिबल हो जाएगी। या आप कोई नई कमांड आप सेलेक्ट करते हैं या टाइप करते हैं तो भी आपको वो इसमें, इस डायलॉग बॉक्स में, इस कमांड बॉक्स में विजिबल हो जाएगी। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नीचे मॉडल टैब, जिसमें आपको सारा वर्क करना है।
फॉर्मेट टैब, जो आपका कोई भी फाइल का फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट से डिफरेंट फॉर्मेट आप यहाँ से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी काम करना है वो मॉडल स्पेस में काम करना है। आप प्रिंट यहाँ से भी दे सकते हैं, मॉडल से भी दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे जनरल सेटिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो आपको फर्स्ट स्टेप्स के लिए ज़रूरी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लिमैक्स कमांड लेता हूँ, LIMMAX। लिमैक्स कमांड लिख के मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करता हूँ तो देखिए लिमैक्स में वैल्यू आ गई है, एंटर न्यू वैल्यू फॉर लिमैक्स। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल मैंने खोली है मैट्रिक्स वर्जन की, आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स फॉर्मेट की फ़ाइल खोली है। मैट्रिक्स फॉर्मेट में जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो भी काम होता है वो सेंटीमीटर मीटर में ही होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है वो में होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, मतलब कि 12 और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई एक्सिस है, वाई डायमेंशन है, इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा होता है, कॉमा से जो पहले होता है वो एक्स वैल्यू होती है, कॉमा के जो बाद की वैल्यू होती है वो वाई वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो कॉमा का ये जो प्रिंसिपल है ये ऑटोकैड की जितनी भी कमांड है सब पे लागू होगा। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि कॉमा से जो पहले की वैल्यू है वो एक्स वैल्यू होती है, कॉमा के जो बाद की वैल्यू होती है वो वाई वैल्यू होती है। ऑटोकैड की और भी कमांड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे कि लिमैक्स कमांड के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 12 बाई 9 सेट है, लेकिन आप तो कोई भी ड्राइंग 12 के अंदर तो प्रैक्टिकली कोई ड्राइंग बनाएंगे नहीं, आपको तो एक एरिया स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपको कोई एक लेआउट बनाना है जिसका स्पेस 10 मीटर बाई 10 मीटर, मतलब कि x 10 मीटर और y 10 मीटर चाहिए। तो आप यहाँ पे नई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। नई वैल्यू आपने एंटर की, 10 मीटर मीन्स 10,000 mm। अब सेकंड आप देखेंगे कि कॉमा, आपको x आपने कोऑर्डिनेट दे दिया 10,000, सेकंड आपको लिखना है कॉमा, कॉमा के बाद आपको y कोऑर्डिनेट्स देने हैं। y की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब आप कितना वैल्यू में आगे जाना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आपने 10,000 दे दी, मतलब कि 10 मीटर बाई 10 मीटर ऐसा लिख के आप एंटर कर देंगे। तो अब आपकी नई वैल्यू जो है वो 10 मीटर बाई 10 मीटर की वैल्यू बन गई। मतलब कि आपने ऑटोकैड को बताया कि जो भी मैं वर्क स्पेस में काम करूँगा वो लगभग मैं 10 मीटर बाई 10 मीटर के स्पेस पे काम करूँगा। लेकिन वो बात अलग है कि आप कितने भी स्पेस में काम कर सकते हैं, इसकी ऑटोकैड की कोई लिमिट नहीं है। बस ऑटोकैड का अपना एक मेथड है काम करने का, जो आपको बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हेल्प करता है, खासकर से जूम इन जूम आउट की पोजीशन पे। जब आप एक फ़ाइल में बहुत सारे फाइल्स बना लेंगे, बहुत सारे वर्क कर लेंगे, तब आपको वो प्रैक्टिकली जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मुझे लिमैक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं Z लिख के एंटर करता हूँ और यहाँ देखिए जूम कमांड आ गई है और A कमांड, A लिख के मैं यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, A लिख के मैं एंटर करता हूँ। अब आपको अभी पता नहीं लग रहा, लेकिन ये जो वैल्यू फ़िलहाल जो वर्कशीट खुल गई है ये वही वर्कशीट खुली है जो आपने कमांड दी थी 10,000 बाई 10,000 की। देखिए मैं आप इसको जूम छोटा कर, जिसे मान के लिए मैं आपको एक कुछ इसमें बना ड्राफ्ट कर देता हूँ। ये कुछ मैंने ड्राफ्ट कर दिए हैं। अब मैंने भले ही इसके देखिए इसको इस पोजीशन पे जूम कर लिया है, एक छोटी पोजीशन पे जूम कर लिया है, लेकिन जब भी आप इसको देखते हैं कि मेरी वैल्यू कितनी है वर्क स्पेस की, तो आप Z लिखते हैं और एंटर करते हैं। Z से बेसिकली जूम कमांड होती है और ऑल
मतलब ऑल मतलब कि जो भी ऑल एरिया जो आपने काम किया है आप वो एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि जितना भी मैंने काम किया वो सारा खुल जाता है। अगर आपने कोई भी काम नहीं किया होता, मान के चलिए कि आपने बस ये छोटा सा स्पेस में काम किया हुआ है लेकिन आपने जो एरिया है वो बड़ा लिया हुआ है लिमिट्स के कमांड के थ्रू, तो भी जूम एंटर ए एंटर एंटर करने पे वो एरिया खुल जाएगा जितने में आपने वो काम किया हुआ है। लेकिन आप लिम मैक्स कमांड दोबारा टाइप करते हैं, लिम मैक्स कमांड आपने टाइप किया, आपने एंटर किया, तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10,000 बाई 10,000 मतलब 10 मीटर बाई 10 मीटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसमें कन्फ्यूज़न ना बढ़े इसलिए मैं आपको इतना ही बताऊँ, बाकी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लिम मैक्स की नीड नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा, बहुत लोग को काम करते हैं प्रैक्टिकली तो लिम मैक्स को कमांड शायद ही कोई देता हो, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है। सेकंड, लिमिक्स सेटिंग के बाद आपको अब देखना है कि आपकी ड्राइंग्स यूनिट्स क्या है। मान के चलिए कि आप जिस यूनिट्स में काम करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपने जो फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट किया हो, जब फाइल ओपन करते हैं और आपने फॉर्मेट सिलेक्ट किया हो, ओपन किया हो, पहले से ही प्री लोडेड या कोई अनप्री लोडेड आपने फॉर्मेट सिलेक्ट करके ये फ़ाइल ओपन की है। जैसे कि फ़ाइल में ओपन में जाके आप देखते हैं कि फाइल में न्यू में जाके आप देखते हैं कि कुछ फॉर्मेट है, आपने कोई सा भी फॉर्मेट ओपन किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या फॉर्मेट ओपन किया, उसकी सेटिंग्स क्या है, या उसकी सेटिंग्स आपको चेंज कैसे करनी है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये mm में सेटिंग्स है, तो आप एक कमांड टाइप करते हैं UN, ये यूनिट कमांड होती है। आप देखेंगे कि UN टाइप करने पे यहाँ पे एक यूनिट कमांड आ गई है, आपने UN टाइप किया है, एंटर करेंगे UN टाइप करके, एंटर करते ही आप देखेंगे एक ड्राइंग यूनिट्स की कमांड ओपन हुई है। ड्राइंग यूनिट्स की कमांड में आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग डेसिमल पे है। डेसिमल में इसके डेसिमल्स के कितने नंबर, क्या डेसिमल्स की वैल्यू है, एंगल क्या है, डेसिमल टाइप क्या है, डेसिमल डिग्रीज में है, मिनट सेकंड्स में है, मतलब डेसिमल की यूनिट्स क्या है। बेसिकली डेसिमल को आप ग्रेड्स में ट्रीट कर रहे हैं, मिनट सेकंड्स में ट्रीट कर रहे हैं, किस चीज़ में ट्रीट्स कर रहे हैं, ये सब डेसिमल की डिटेल वैल्यू है, डिटेल यूनिट है, और ये डेसिमल की वैल्यू है। डेसिमल की वैल्यू जो है ये आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये mm में है, आप यहाँ नीचे देखेंगे कि ये mm जो इंस्ट्रक्शन स्केल है, इंस्ट्रक्शन स्केल जो है ये mm में बना हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर mm में ही लोग काम करते हैं। आपको अगर किसी और में काम करना हो तो आप उसको कर सकते हैं यार्ड में, डेसिमल में, मिलीमीटर्स में, माइल्स में, सेंटीमीटर्स में, आप जिसमें काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं इस तरह की, या तो mm में या तो फीट इंचज़ में बनती हैं, तो mm ही बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए सेटिंग्स दी होती है। mm की जो वैल्यू है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा। मान के चलिए आप प्रिसीजन में देखिए कि इसमें ज़ीरो, फर्स्ट जो है 0 है, सेकंड 0.0 है, मतलब कि जो फर्स्ट 0 है ये 1 mm की वैल्यू है बेसिकली, और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो 1 mm का भी सब वैल्यू है। जैसे कि एक ये वैल्यू 1 की है और ये इससे 1 से भी कम, जैसे कि 0.5 या पॉइंट, तो उसके बाद कितने 0 आपको लगाने हैं, वो कितनी डिटेल में आपको वैल्यू देनी है उसके ऊपर है। जैसे कि मान को चलिए आपको 1.5 mm की तक ही वैल्यू देनी है, तो आप 1.5 में 0.0 भी ले सकते हैं या 0.00 भी ले सकते हैं, जिसमें 1.50 होता है, या 00 में आप 1.55 तक की भी वैल्यू दे सकते हैं। पर इतनी डिटेल में वो आपके ऊपर है कि इतनी डिटेल में, कितनी डिटेल में आपको काम करना है। जनरली फर्स्ट तो डिटेल में काम हो जाता है,
1 mm से नीड कम की ही पड़ती है, तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट आप 2 भी कर सकते हैं, 1 में, और 0.0 भी कर सकते हैं और 0.00 भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर, आप कितनी डिटेल में काम करना चाहते हैं ऑटोकैड के ऊपर, कितने की भी डिटेल में काम कर सकते हैं, तो इसको बढ़ा सकते हैं। ओके करते हैं। जो भी आप कमांड्स देंगे तो वो में होगी, वो आप UN टाइप करके इसमें देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप जैसे कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में ही चलेगी। मैं इसको कट कर देता हूँ। थर्ड जो आपको सेटिंग करनी है वो OP एक काम होता है, OP एंटर लिखता हूँ मैं। ये बेसिकली ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स होती हैं ओवरऑल ऑटोकैड की। OP आप देखते हैं टैब में ऑप्शंस, ये ओवरऑल ऑटोकैड की सेटिंग्स होती है। इसमें फाइल डिस्प्ले, ओपन एंड सेव, प्लॉट एंड पब्लिश, सिस्टम, यूज़र प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन, प्रोफाइल, इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स होती है। ज़्यादातर सेटिंग्स आपकी अपनी रिसर्च का टॉपिक्स है, लेकिन मैं आपको कुछ खास सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बाद में जब आप बेसिकली इनिशियली ड्राइंग बनाना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे इन सब का अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करना सीख जाएंगे जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स बताऊंगा ताकि आप इजीली कोई भी ड्राइंग बना सकें। सबसे पहले आप देखेंगे फाइल्स है। इसमें आपको अभी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑटोकैड की कुछ सिस्टम सेटिंग्स की सेटिंग्स होती हैं इसमें, तो इसमें आपको नहीं जाना। डिस्प्ले में आप देखेंगे कि कुछ विंडो स्कीम, कुछ लाइट कलर, मतलब ये कलर वगैरह, कुछ इसका इंटरफेस से रिलेटेड कुछ कलर्स वगैरह हैं, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सब सेटिंग्स हैं, इनको आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें यहाँ पे देखेंगे कि एक कलर का एक ऑप्शन आ रहा है। इस कलर के ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है, जो कि नया ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तब उस टाइम ये आपके काम आएगा। जैसे ही आप इस कलर को सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि आप बैकग्राउंड कलर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं उस कलर के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप ब्लैक या ग्रे रखते हैं, उससे आपकी आंखों पे ज़्यादा असर नहीं आता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ ब्लू सिलेक्ट किया, वैसे तो ब्लू अनप्रैक्टिकल है लेकिन मैंने ब्लू सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, लेकिन इस ब्लू कलर के साथ काम करने में बहुत ही मुश्किल आएगी, तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसको ब्लैक दे दिया है। अप्लाई एंड क्लोज। फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। मैं सिर्फ आप इसको इसमें इस पूरे डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले के इसमें आपको कलर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना क्रॉस हेयर साइज़, मतलब कि जैसे कि ऑटोकैड में ये आप देख रहे हैं ये कर्सर है, तो कर्सर में आप देखेंगे ये प्लस का शेप बना हुआ है, ये बेसिकली इसका इसके क्रॉस हेयर साइज़ है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। OP एंटर डिस्प्ले, आप देखेंगे कि इसको मैंने क्रॉस हेयर साइज़ बड़ा किया, ओके किया तो ये क्रॉस हेयर साइज़ बड़ा हो गया है। ये अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब आप इस पर ड्राइंग बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा कि आप इसको क्रॉस हेयर साइज़ को कितना बड़ा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। एक बार आपने जिस भी क्रॉस हेयर साइज़ में आपको प्रैक्टिस हो गई तो बार बार आपको ये बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसी सेटिंग के हिसाब से काम करते रहेंगे। ये बस फर्स्ट यूज़र के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। OP एंटर। इसके बाद इन XRF डिस्प्ले इन सब की नीड नहीं पड़ती। आप इस पूरे डिस्प्ले में आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, कलर और क्रॉस हेयर साइज़। इससे अलावा कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। कलर्स आप जब भी ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो एक बार आपको सेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको ज़िंदगी में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्यूचर में इसी तरह से काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ओपन करेंगे तो ब्लैक में ही ओपन होगा। उसी तरह क्रॉस हेयर भी आपको फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए ही अपनी एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में आप जब ड्राइंग धीरे धीरे बनाना सीखेंगे
तो आप अपनी अकॉर्डिंग के ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रॉस हेयर का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपन एंड सेव थर्ड टैब है। इसमें जब भी आप ड्राइंग सेव करते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑटोकैड 2018 एजुकेशनल वर्जन है, इसमें जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो वो इसमें एक सेव एज की सेटिंग्स होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव होगी वो 2010 के फॉर्मेट में होगी, 7 के फॉर्मेट में होगी, 4 के फॉर्मेट में होगी। इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास 2018 वर्जन है ऑटोकैड का, लेकिन आपके किसी फ्रेंड्स के पास जो या आपके किसी साथी के पास एक ऑफिस कुलीग के पास ऑटोकैड 2018 वर्जन नहीं है, उसके पास कोई पुराना है वर्जन है और आप उसको वो वर्जन भेजना चाहें, तो वो वर्जन लेटेस्ट वर्जन का अगर आपने 2018 का वर्जन फाइल उसको भेजा तो उसके फाइल पे खुलेगी नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो बनेगी तो 2018 में, लेकिन सेव होगी वो पुराने वर्जन में। तो जैसे मैंने 10 का रखा है, 10 जनरली सबके पास होता है, इससे नीचे तो कम ही, 10 तक तो लगभग सबके पास होता है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट कर रखा है। आप इसी वर्जन में, ज़्यादातर ये वर्जन सबके पास होते हैं, तो आप इसको इसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और जो इतनी भी सेटिंग्स हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सेटिंग्स नहीं है इनिशियली स्टेज के लिए। फ़िलहाल फर्स्ट स्टेज के लिए सिर्फ ये सेटिंग्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्लॉट एंड पब्लिश में फ़िलहाल आपको कोई नीड नहीं है, जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है कन्फ्यूज़न के लिए। सिस्टम में आपके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। यूज़र प्रेफरेंस में आपके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। ड्राफ्टिंग में आप अपना स्नैप मार्कर साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्नैप मार्कर बेसिकली किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ऑटो मैग्नेटिक सिलेक्शन का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी एक लाइन है, मैंने लाइन ले ली, अब मुझे सेकंड लाइन जो लेनी है वो इस पॉइंट से लेनी है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके पास ला रहा हूँ तो एक ये बॉक्स आ गया है। बॉक्स का मतलब ये है कि जब भी मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही ये मान के चलिए बॉक्स सिलेक्ट हुआ आया, तो इस बॉक्स पे बॉक्स के ऊपर कर्सर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बॉक्स आ गया, इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट से क्लिक हो जाता है। ये बेसिकली जो ग्रीन कलर का आया है उसे स्नैप बोलते हैं। इसमें आप स्नैप का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मैं ओपी कमांड में गया, ओपी कमांड में जाने के बाद ड्राफ्टिंग के अंदर मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ओके, अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसके पास ले गया तो ये स्नैप साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। ये आपको अपनी यूजेस, अपने जैसे आप ड्राइंग बनाना चाहें, जितना ईजी वे में या जैसे भी आप बनाना चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी सेटिंग आपको फर्स्ट टाइम ही ज़रूरत पड़ती है। एक बार आप किसी भी सेटिंग्स के साथ काम करना सीख जाते हैं तो आपको इसे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओपी एंटर, इसके बाद है इसमें जो इतनी भी सेटिंग्स हैं वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। अगला टैब है 3D मॉडलिंग टैब। ये 3D यूज़र्स के लिए ही काम आने वाला है, तो फ़िलहाल मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट टैब है सिलेक्शन टैब। सिलेक्शन टैब में आपको पिक पॉइंट साइज़, यही आपका टैब एक काम का टैब है। बेसिकली किसी भी चीज़ को आप पिक करते हैं तो उसका एक बॉक्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं कर्सर को यहाँ लाता हूँ तो इस प्लस के सिंबल में जो कि क्रॉस हेयर्स के बीच में एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। ये बॉक्स बेसिकली पिक बॉक्स है। जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको पिक करना है तो आप उसके ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो उसको हाईलाइट कर रहा है, मतलब वो बॉक्स उसको पिक कर सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने इसे पिक किया क्लिक करके तो ये ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब ये पिक हो चुका है। आप देखेंगे कि मैं इससे ये बॉक्स टच कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन मोड में आ जाता है, लेकिन सिलेक्ट नहीं होता जब तक मैं क्लिक नहीं करता। वो सिर्फ बताता है कि ये बॉक्स के अंदर आ चुका है।
अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो जाता है। इसको भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए ये कमांड है। एक बार आप जिस सेटिंग्स में काम करना सीख जाते हैं फिर आपकी मर्जी है, आप उसमें काम कीजिए या ना कीजिए, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं ओपी में जाता हूँ, ओपी एंटर। मैं यहाँ पे सिलेक्शन में जाके आप देखेंगे कि मैं पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ा देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ गया है। आप इसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं, जैसे कि इसे आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पिक बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जनरली इतने बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे थोड़ा सा छोटा हम इसे बना लेते हैं, ओपी एंटर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि जनरली इससे ज़्यादा बड़े बॉक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये इसका बॉक्स का साइज़ आई थिंक 5 से 6 mm के आसपास होगा, 5 से 6 mm बाई 5 to 6 mm के आसपास मतलब बॉक्स का साइज़ होगा। बाकी आप ये कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस बॉक्स के पिक पॉइंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगेन ओपी कमांड एंटर। इसके अलावा इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपके फ़िलहाल काम की नहीं है, ये आपको एडवांस स्टेज में आप इनको स्टडी कर सकते हैं। प्रोफाइल्स में आपके अलावा आपको कोई सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। ये कमांड बेसिकली फ़र्स्ट यूज़र्स के लिए है जो पहली बार ऑटोकैड स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल जिन्होंने पहली बार किया है। आप उसको इस सेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं, या नहीं चेंज करना चाहें तो ना करें। लेकिन जैसे कि मैंने पहले एक कमांड बताई थी लिम मैक्स, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप उस कमांड को अप्लाई करके कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करें। यूएन कमांड जो मैंने आपको बताई थी, ड्राइंग यूनिट कमांड, ये कमांड ऐसी है कि आपको हर बार जब भी आप कोई नई फाइल नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नई फाइल नहीं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो इसकी यूनिट्स की आपको एक बार बाय डिफ़ॉल्ट तो सेट होता है, लेकिन एक बार आपको चेक करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत स्केल में काम कर रहे हो। आपने ड्राइंग बना दी और बाद में पता चला कि आपने किसी गलत यूनिट के हिसाब से आपने ड्राइंग बना ली, कि जैसे मान लीजिए mm है और ये बाय डिफ़ॉल्ट गलती से आपका पहले फीट सिलेक्ट हो गया या किलोमीटर सिलेक्ट हो गया या mm सिलेक्ट हो गया, और आप बेसिकली काम कर रहे हैं mm में, ये समझ रहे हैं कि आप mm में काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है किलोमीटर में, तो पूरी ड्राइंग का स्केल ही गड़बड़ हो जाएगा, बाद में आपको उसे रीस्केल करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनाते हैं, कोई नई फाइल लेते हैं, तो उसमें आप यूनिट कमांड UN टाइप करके आप उसे समझ सकते हैं, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या मतलब मेरा ड्राइंग यूनिट्स है। अगर आपका जो आपको यूनिट चाहिए वही यूनिट है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटिंग होती है वो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए एक सेटिंग होती है DS, ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसकी शॉर्टकट कमांड है DS मैंने लिखा और इसे एंटर किया। आप यहाँ देखें ड्राफ्टिंग सेटिंग का एक बॉक्स खुल गया है, जिसमें यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट, डायनेमिक इनपुट, क्विक प्रॉपर्टी। लेकिन जो आपके काम की है वो फ़िलहाल जो इनिशियल स्टेज पे है, जो स्टार्टिंग की स्टेज पे है, वो ऑब्जेक्ट स्नैप की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऑब्जेक्ट स्नैप में आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको स्नैप के बारे में बताया था कि स्नैप बेसिकली एक पिक पॉइंट होता है। जब भी आप कर्सर किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर, सेंटर, राइट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटोकैड की तरफ से एक बॉक्स विजिबल हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जैसे ये लाइन है और मुझे नेक्स्ट लाइन लेनी है इस पॉइंट से, तो मैंने नेक्स्ट लाइन कमांड ली। लाइन कमांड लेने के बाद जैसे ही मैं बॉक्स को, मैं अपने कर्सर को इसके कॉर्नर पे ले गया, या आप देखेंगे कि इसके साथ भी एक ग्रीन जा रहा है। आप देखिए इसका स्नैप का जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, इसका जो
साइज़ है और जो आकार है वो बदल गया। ये अब ट्राइंगल शेप में हो गया, यहाँ पे ये बॉक्स शेप में है, ट्राइंगल शेप में, ये बॉक्स शेप में, और यहाँ पे ये कुछ एक्स टाइप में कुछ ये डमरू सा कुछ बॉक्स बना हुआ है। इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। जैसे कि बॉक्स टाइप है तो ये एंड पॉइंट है, आप देखेंगे उस पर एंड पॉइंट लिखा भी आ गया है कर्सर पे, ये भी एंड पॉइंट है। ये नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट पॉइंट उसका सिंबल है, जो ये डब्ल्यू का शेप बना हुआ है। ये जो ट्राइंगल है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है। अब इसी तरह से बहुत सारे तरह के स्नैप होते हैं, बहुत टाइप के स्नैप्स पॉइंट्स होते हैं किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं दोबारा उस ds कमांड पे जाता हूँ, ds लिख के मैंने एंटर किया, सॉरी ये कुछ अलग कमांड खुल गया, ds एंटर। आप देखेंगे मैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाता हूँ तो यहाँ पे जितने भी तरह के स्नैप्स होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं बॉक्स। अब आप इनको कौन कौन से पॉइंट्स को विजिबल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस पॉइंट्स की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, आपको अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जिस स्नैप की ज़रूरत पड़े। स्नैप बेसिकली अगर जिनको समझ में नहीं आया तो मैं उनको बता दूं, स्नैप बेसिकली नियरेस्ट पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स शो करता है। आपको ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नई कोई लाइन खींचनी है, नया कोई बॉक्स बनाना है या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल शार्प एज पे क्लिक करना होता है। लेकिन शार्प एज पे बिना स्नैप की मदद से क्लिक नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये पहले से ही आपको एक पॉइंट शो कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको स्नैप की तरह ये शो करता है, स्नैप मोड में शो करता है, आपको पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफाई कर देता है। फिर जब भी आप स्नैप के नियर भी आपको क्लिक करते हैं, स्नैप के पास लाके क्लिक करते हैं, तो जो भी आपका नया ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट के कॉर्नर पे या उस पॉइंट पे ही से ही स्टार्ट होता है या एंड होता है, जैसा भी है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ये स्नैप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बॉक्स मैंने बताया था, बॉक्स का है वो एंड पॉइंट विजिबल होता है, ट्राइंगल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। उसी तरह से सेंटर जो है वो सेंटर, जैसे किसी सर्कल का सेंटर की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट और सेंटर में फ़र्क है। सेंटर पॉइंट मतलब किसी सर्कल का या ओवल का सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इस तरह से इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, इस तरह से ये अलग अलग नोड्स हैं जो आपको ज़रूरत के टाइम ये आपको विजिबल होते रहेंगे। आपको कौन से विजिबल नहीं होने चाहिए वो आप इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। काम करते वक्त आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्हें ऑन या ऑफ़ करते रहते हैं। ये हमेशा हर टाइम ये चलता रहेगा, इसको ऑन ऑफ करना जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे। जो ही नहीं है कि ये फर्स्ट यूज़र की सेटिंग्स हो, आप इसे बाद में भी आप इसे चेंज करते रहेंगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक एग्जांपल के लिए नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो उसमें शो कर रहा था, इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ही नहीं है कि नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पे ही आपको क्लिक करना हो। नियरेस्ट ऑब्जेक्ट और मिड पॉइंट पे जाके कन्फ्यूज़न हो रही थी कि नियरेस्ट पे क्लिक करूँ या मिड पे क्लिक करूँ। तो आप अपनी ओवरऑल यही बात है कि आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के जो बेसिकली इनिशियल सेटिंग्स जो ऑटोकैड की होती है वो लगभग यही होती है। तो फ़िलहाल की कुछ जो सेटिंग्स हैं वो फर्स्ट यूज़र्स के लिए भी होती है, और बाद की जो मैंने बताई DS ड्राफ्टिंग सेटिंग्स वो फर्स्ट यूज़र्स के लिए भी होती है, और बाद में भी आप कभी भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने आपको क्लासिक बेसिकली फॉर्मेट के बारे में बताया, इंटरफेस के बारे में बताया, जिसमें कि इसके इंटरफेस क्लासिक रखना चाहें या बेसिक रखना चाहें, 3D मॉडलिंग, क्लासिक, कैसा भी रखना चाहें। ये मॉडर्न इंटरफेस के साथ मैं आपको बता रहा था। सेकंड, मैंने आपको UN कमांड बनाई, यूनिट कमांड बताई, UN एंटर, जिसके अंदर आप अपनी ड्राइंग का यूनिट टाइप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपने पहले जो करंट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी चूज़ किया हो। सेकंड, आप
जो है ओपी कमांड जाके, ऑप्शन कमांड जाके ड्राइंग की इनिशियल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये भी फर्स्ट यूज़र्स के लिए है, जिसमें मैंने आपको कुछ खास जो कमांड्स हैं उनके बारे में ही बताया है, ख़ास चीज़ों के बारे में ही बताया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि डिस्प्ले में मैंने आपको क्रॉसहेयर का साइज़ छोटा बड़ा करना बताया था। ओपन एंड सेव में मैंने आपको सेव एज बाय डिफ़ॉल्ट किस वर्जन में ऑटोकैड के हो उसको बारे में बताया था। प्लॉट एंड सेव में कुछ नहीं, सिस्टम में कुछ नहीं बताया, यूज़र प्रेफरेंस में कुछ नहीं। ड्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्नैप का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें, ये वही स्नैप है जो अभी ट्रायंगल और शेप में, बॉक्स शेप में मैं आपको बता रहा था। 3D मॉडलिंग में कुछ नहीं बताया था। सिलेक्शन में मैंने आपको पिक पॉइंट का साइज़ बताया था कि आपको पिक पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने का जो बॉक्स बनेगा उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको DS ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में बताया था, जिसमें आप अपने स्नैप को सिलेक्शन कर सकते हैं या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बेसिकली इनिशियल स्टेज में यही सेटिंग्स ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सेटिंग्स होती हैं, लेकिन उनको मैं अगर आपको बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फ़िलहाल आपको इतना ही सीखना है और इसी पे प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ऑटोकैड की खास बात है कि आप इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसमें आपकी स्किल इसमें मजबूत होती जाएगी। आपको आप जब भी ये मैंने अभी आपको जो भी कमांड बताई है इसको आप टाइप करके देखेंगे तो आपको एक दो बार टाइप करेंगे तो आपको लगेगा कि बस ये मैं सीख गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको तरह तरह से अलग अलग मोड पे, अलग अलग जैसे फाइल फॉर्मेट में जाके, जैसे कि यहाँ पे न्यू में मैं गया तो यहाँ पे कई डिफरेंट फॉर्मेट है, वहाँ जा जाके डिफरेंट फॉर्मेट में आप इसे देख सकते हैं। ड्राइंग यूनिट्स को चेक कर सकते हैं, किसमें कौन सी यूनिट्स आ रही है और मुझे किस पे काम करना है, चेंज कैसे करना है। तो आप उन सबको बार बार एडिट करके देखिए, तो उससे आपका क्या होगा, कन्फ्यूज़न दूर होगी। आप इसे इनिशियली अगर आप अच्छी तरह से सीख गए तो आपको बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको फिर किसी ट्यूटोर की मदद लेनी पड़ेगी कि ये मेरे साथ ये गड़बड़ हो गया, मैंने ड्राइंग बना ली, सब कुछ बना लिया और अब ड्राइंग का स्केल गलत बन गया है, तो आप क्या करें, फिर आपको वीडियोस की या किसी ट्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी कन्फ्यूज़न ना हो तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए। जो मैंने अभी कमांड्स बताई हैं, बार बार इन सब फाइल्स को ओपन कीजिए, सब फॉर्मेट्स को ओपन कीजिए और सब में जाके इन कमांड का यूज़ कीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ताकि आपकी जो आप सीखेंगे तो आपका जो बेसिक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कुछ सेटिंग्स चेंज करने के लिए, या गलती से आपकी कोई सेटिंग्स, कई बार क्या होता है ये जो भी सेटिंग्स मैंने आपको बताई है ये कमांड गलती से कोई प्रेस हो जाती है और चेंज हो जाती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब मैं कहाँ से जाके चेंज करूँ। आपने उस पर ड्राइंग बना ली होती है और फिर कई यूज़र्स को मैंने देखा है, नए यूज़र्स को जो ड्राइंग बना लेते हैं और गलती से उनसे कोई बटन प्रेस हो जाता है गलत, फिर उनकी पूरी सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती है, ड्राइंग्स का स्केल बदल जाता है, ड्राइंग्स का टाइप बदल जाता है और वो ड्राइंग्स बेसिकली एरर हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। तो आपकी को इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली जब उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अब ड्राइंग के ऊपर वर्क स्टार्ट करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया होगा और आपको मेरी समझाई हुई सारी बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न बचती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। ओके, टेक केयर, थैंक यू।